मैं परवीन खातोला राजगुरु नवोदय क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज फिर से हम गणित के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि 20 को 45 से गुणा करो और गुणनफल में 375 जोड़ दो। अब कुल संख्या को 15 से भाग दो, बताओ उत्तर क्या होगा। ठीक है, पहले गुणा करने के लिए बोल रहा है, फिर गुणा में 375 जोड़ना है और जोड़ने के बाद कुल संख्या जो आएगी उसमें 15 का भाग लगाना है। ठीक है, तो जैसे जैसे बोला जा रहा है वैसा वैसा हम करेंगे। तो पहले तो 20 और 45 का हम गुणा कर लेंगे। तो गुणा करेंगे तो 0 45 दूनी 90 यानी 900 आ गए। ठीक है, फिर क्या बोला है, गुणनफल में 375 जोड़ दीजिए। तो 900 गुणनफल आ गया, इसमें हम 375 को जोड़ देंगे। तो 5 ढाई 7 और सैकड़ा 12, तो कितने हो गए 1275। ठीक है, 5 0 5, 7 में 0 जोड़े 7 और 9 में 3 जोड़े तो 1275 आ गया। फिर क्या बोला गया है कि अब कुल संख्या को 15 से भाग कर दीजिए। क्या कर दीजिए, 15 से भाग कर दीजिए। तो 15 से भाग करेंगे तो ये बटा में भाग। ठीक है, तो 15 से 15 एक 15, 15 अट्ठे 120, 15 7 105 और 15 अट्ठे 120 और यहां बच गए 7। तो क्या हो जाएगा 15 5 75। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे 85। क्या हो जाएंगे 85। तो वो संख्या क्या आ जाएगी हमारे 85 आ जाएगी। क्या आ जाएगी वो संख्या 85। तो उत्तर में क्या आ जाएगा हमारे 85 आ जाएगा। जैसा बोला वैसा किया तो उत्तर में आ गया हमारे 85। तो बी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है एक लड़के की जन्म तिथि 20 मई 2000 है, उसकी आयु 26 जनवरी 2017 में कितनी होगी, हमें बताना है। ठीक है, तो जैसे हम पता लगा ले, जैसे हमारा जन्म कब हुआ है और जितनी भी तारीख को हमें पता लगाना हो तो आराम से पता लगा सकते हैं कि आज की डेट में हम कितने वर्ष के, कितने माह के और कितने दिन के हो गए। तो इस लड़के का जन्म था 20 मई 2000 और पूछा गया है कि 26 जनवरी 2017 में उसकी आयु कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2000, अब सन तो एक तरफ तो हम लिख देंगे वर्ष सबसे पहले, क्योंकि वर्ष सबसे बड़े होते हैं। फिर लिख देंगे हम माह और फिर लिख देंगे हम दिन। ठीक है, तो कब से पूछा है 2000, तो वर्ष तो 2017, महीना जनवरी, तो जनवरी का महीना होता है पहला महीना, तो माह 1 और 26 दिन यानी 26 जनवरी यानी 26 दिन। ठीक है, और यहाँ पर कब हुआ था उसका जन्म 20 मई 2000 को। कब हुआ था 20 मई 2000 को। तो वर्ष तो 2000 है और मई का महीना है, तो मई का महीना कौन सा होता है, 5वां महीना होता है। ठीक है, तो 5 महीना और यहाँ पर 20 मई यानी दिन हो गए हमारे 20। अब इस तरीके से हम घटा लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 26 जनवरी 2000 को वो बच्चा, 2017 को बच्चा कितने साल का या कितने दिन और कितने माह का हो गया है। ठीक है, तो 26 दिन है, ये 20 दिन है, घट जाएंगे तो घटा लेंगे 6 और 0, तो 6 दिन हो गए। अब माह घटाएंगे, 1 महीना और यहाँ 5 महीने हैं, तो 1 महीने में से 5 महीने नहीं घटते हैं, तो फिर हमें इधर से क्या लेना पड़ेगा, 1 वर्ष उधार लेना पड़ेगा। तो ये महीने या दिन हम उधार नहीं ले सकते, पूरा 1 साल में लेना पड़ेगा। तो 2017 से 17वां साल हम ले लेंगे, तो यहाँ 1 वर्ष जब आएगा तो ये माह है तो महीने बन जाएंगे। तो 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। ठीक है, और 1 महीना पहले से था तो कितने हो गए, पूरे 13 महीने हो गए। 1 महीने की जगह कितने हो गए 13, क्योंकि 1 वर्ष हमने इधर से ले लिया है, तो 1 वर्ष इधर आते क्या हो गया, महीने हो गया। ठीक है, तो 1 वर्ष में 12 महीने, 1 महीने पहले था तो कितने हो गए 13 महीने। अब 13 में से 5 महीने गए तो कितने बच गए, 8 महीने बच गए। ठीक है, कितने बच गए 8 महीने। दिन घटा लिए, महीने घटा लिए, वर्ष घटाते। तो 2017 वाला 1 साल तो इसने ले लिया था, तो यहाँ कितने बच गए 2016 यानी 2016 यहाँ बच गए। 17वां साल तो हमने ले लिया लास्ट वाला, तो ठीक है। अब घटाएंगे तो 6 में से 0 गए 6, ये 17 नहीं रहा, अब 2016 तक ही रह गया क्योंकि लास्ट वाला साल हमने उधार ले लिया। ठीक है, तो 6 में 0 गए 6 और 1 में से 0 गया 1 और 0 में 0 गए 0, 2 में से 2 गए तो 0, यानी 26 जनवरी 2017 को उस बच्चे की आयु, उस लड़के की आयु 16 वर्ष 8 माह और 6 दिन हो जाएगी। तो सी हमारा क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से किसी की भी आपको
आयु दे रखी हो और जब के लिए पूछे कि अब तक कितने का हो जाएगा या उस दिन उस तारीख तक कितने का हो जाएगा, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ दिन में अगर ज्यादा होते तो फिर इधर से महीना हम उधार ले लेते, ठीक है। यहाँ तो हम भी घट रहे थे, मान लो नहीं घटते, दिन यहाँ ऊपर ज्यादा आ जाते, नीचे ऊपर कम आ जाते, नीचे ज्यादा आ जाते, घटते नहीं तो फिर इधर से महीना उधार लेते, तो जो जो महीना ले रहे उतने ही दिन इधर बन जाएंगे। जैसे ही जनवरी का महीना अगर लेते तो 31 दिन आते, अगर मान लो 30वां महीना होता कोई और महीना तो फिर इधर 30 दिन हमारे आ जाते। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है हमारा कि सीमा ने एक घड़ी 10% लाभ तथा 15% लाभ पर बेचने पर 200 रुपए अधिक मिलते हैं। यानी 10% लाभ पर बेचा और एक बार उसने 15% लाभ पर बेचा, 2 बार बेचा है। सीमा ने एक घड़ी को 10% लाभ तथा 15% लाभ पर बेचने पर 200 रुपए अधिक मिलते हैं, ठीक है। तो बताओ सीमा ने घड़ी कितने रुपए में खरीदी, ठीक है। एक बार तो घड़ी को 10% लाभ पर बेचा और एक बार 15% लाभ पर बेचा, तो दोनों पर बेचने पर उसे क्या हुआ, 200 रुपए अधिक मिलते हैं, ठीक है। इसका मतलब है दोनों का विक्रय मूल्य का अंतर कितना आ रहा है, 200 रुपए, ठीक है। कर्म दोनों को बेचने पर विक्रय मूल्य कितना अंतर आ रहा है, 200 रुपए का अंतर आता है। तो बताओ सीमा ने घड़ी कितने रुपए में खरीदी थी। तो जब भी हम किसी वस्तु का खरीद मूल्य यानी क्रय मूल्य निकालते हैं तो पूरा वो 100% होता है। किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है पूरा 100% होता है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है, तो यहाँ पर देखिए लाभ प्रतिशत है, यहाँ पर भी लाभ प्रतिशत दे रखे। जब समान हो, जब क्या हो, हमारे समान हो जाता है तो फिर हमारे क्या हो जाता है, अंतर निकालते हैं उन प्रतिशतों का, ठीक है। और जब हमारे असमान आ जाए, असमान का मतलब है एक लाभ आ जाए एक हानि आ जाए, यानी लाभ और हानि को देखना है, प्रतिशतों को नहीं देखना। प्रतिशत समान हो या समान उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमें किससे मतलब है, लाभ। यहाँ भी लाभ है यहाँ भी लाभ है, तब जब समान आ जाए तो प्रतिशतों का क्या कर देते हैं, अंतर यानी प्रतिशत घट जाते हैं। और जब मान लो एक जगह लाभ आ जाए एक हानि आ जाए तो हमारे असमान आने पर वो जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य हम कैसे निकालेंगे, क्रय मूल्य बराबर अंतर बटा में अंतर किसका, विक्रय मूल्यों का अंतर आ रहा है। बेचने पर 200 रुपए अधिक मिलते हैं ना, 10% लाभ और 15% लाभ पर बेचने पर 200 रुपए अधिक मिलते हैं, और बटा में प्रतिशतों का अंतर, प्रतिशतों का अंतर, ठीक है, और गुणा में 100, ठीक है। 100 क्यों लिखा है गुणा में, कि कोई भी जो हमारा जो क्रय मूल्य होता है किसी संख्या का, सॉरी किसी भी वस्तु का, तो पूरा 100% होता है, इसलिए गुणा में 100। तो अंतर कितना है इसमें, 200 रुपए का अंतर आ रहा है, ठीक है। और बटा में इन प्रतिशतों का अंतर करेंगे तो 15 में से 10 गए तो कितने आ जाएंगे, 5, और गुणा में 100, ठीक है। तो 5 से काटेंगे तो 5 से कट गया 40 बार, और 40 को 100 से गुणा करेंगे तो 4000 रुपये। यानी वस्तु कितने में खरीदी गई थी, सीमा ने जो घड़ी खरीदी थी वो कितने खरीदी थी, 4000 रुपए की खरीदी थी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको निकालना है, ये ध्यान रखना है कि जब समान आ जाए तो प्रतिशतों का क्या कर देना है, अंतर कर देना है, घट जाएंगे। और जब असमान आ जाए, एक लाभ आ जाए एक हानि आ जाए, तब क्या कर देना है, दोनों को प्रतिशत हमारे यहाँ पर जुड़ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ ऊपर क्या आएगा, अंतर आएगा, ठीक है। तो 200 रुपए अधिक मिल रहे हैं, अधिक का मतलब है कि दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर कितना आ रहा है, 200 रुपए आ रहा है। तो 200 बटा प्रतिशतों का अंतर गुणा में 100, तो 5 से 40 बार कट गया, 40 को 100 से गुणा किया तो 4000 रुपए, तो क्रय मूल्य क्या आ गया हमारे, 4000 रुपए। तो बी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है हमारा वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 13 तथा 14 के वर्गों के जोड़ में से घटाए जाने पर परिणामी संख्या एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो इनमें से बताना है, ऑप्शन में से बताएंगे, ठीक है। ऑप्शन दिए हुए तो उन ऑप्शन में से बताना है छोटी से छोटी संख्या। तो यहाँ 30 है, 35 है, 41 है, और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो करते हैं, क्या आता है, तो 13 और 14 का वर्ग लिखते हैं पहले। तो 13 का वर्ग क्या होता है, 13 का वर्ग हो गया 169, वर्ग का मतलब 2 बार गुणा करना। और 14 का वर्ग क्या हो जाएगा हमारे, 14 का वर्ग बराबर हो जाएगा 196, ठीक है। उन दोनों के जोड़ में से, जोड़ मतलब योग में से, जोड़ का मतलब योग, 9 और 6 कितने हो गए, 15, हासिल का 1, 6 9 15 और 1 16, हासिल का 1 1 और 1 2 और 1 3, तो 365 हमारे वो आ गया, वर्गों का जोड़ आ गया यानी योग आ गया। अब जोड़ में से क्या करना है, घटाए जाने पर छोटी छोटी, अब इनमें से छोटी छोटी तो पहले 30 है,
तो 30 को घटाकर देखते हैं तो 365 में से 30 घटाए तो 5 3 3 कितने आ गए 335। तो 335 कोई पूर्ण वर्ग संख्या है क्या? तो 335 तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, चलिए 365 में से फिर 35 30 के बाद 35 घटाएंगे तो 35 घटाते हैं तो 0 3 3 330 आ गया। 330 भी कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। ठीक है, अब 41 बचे, 41 भी घटा के देख लेते हैं तो 365 में से 41 गए तो कितने बच गए हमारे 324। क्या आ गए 324। और 324 हमारे पूर्ण वर्ग संख्या होती है और 324 किसका वर्ग होता है 18 का। किसका होता है 18 का पूर्ण वर्ग ये होता है। 18 का वर्ग क्या होता है हमारा 324 होता है। ठीक है, तो यही पूछा था मैं कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 13 तथा 14 के वर्ग के जोड़ में से घटाए जाने पर परिणामी संख्या एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो ठीक है, तो हमने जोड़ा तो 13 का वर्ग लिखा 169, 14 का 196 और फिर जोड़ा तो 365 आ गया। 365 में अभी ऑप्शन से देखेंगे तो सबसे छोटी संख्या 30 थी, 30 घटाया तो 335 आया। 335 किसी का भी वर्ग नहीं होता है। ठीक है, फिर हमने उससे बड़ी ली 35, 35 को घटा के देखा तो 330 आया। 330 भी वर्ग नहीं होता। और उसके बाद हमने 41 को घटाया तो 324 आया और 324 हमारे 18 का वर्ग होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि इनमें से 41 अगर हम घटा देंगे तो हमें पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी। अब एक पूर्ण वर्ग हमें मिल जाएगा तो सी हमारा क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है हमारा कि अमन और सुनील की मासिक आयों का अनुपात 4:5 है तथा उनके मासिक खर्चों का अनुपात 2:3 है। यदि दोनों की मासिक बचत 1000 रुपये है तो अमन की मासिक आय है। ठीक है, तो अमन की पूछी है और दोनों की मासिक आयु का अनुपात दिया हुआ है और खर्चों का भी अनुपात दिया हुआ है और दोनों की मासिक बचत कितनी है 1000 रुपये है। ठीक है, चलिए तो इस तरह के सवाल कैसे हल करते हैं। तो आई हमें पूछा गया है तो हमें आई माननी पड़ेगी। तो औसत अनुपात हमें दिया हुआ है तो हम कहेंगे कि माना अमन की आय अनुपात कितना दे रखा है इसका 4। इसका मतलब इसकी आय है 4x मान लेंगे। ठीक है, तो माना कि अब सुनील की कितनी हो जाएगी सुनील की आय बराबर हो जाएगी। सुनील का अनुपात कितना दे रखा है 5 तो इसकी हो जाएगी आय 5x। ठीक है, दोनों की आय मान ली हमने क्योंकि हमें आय पूछा गया था। तो अमन की आय हो गई 4x और सुनील की आय हो गई 5x। ठीक है, और उनके खर्चों का अनुपात हमें दिया है, बचत भी दी हुई है। अगर हम आय में से बचत निकाल दे तो हमारे पास खर्च आ जाएगा, सीधी सी बात है। या फिर हम आय में से खर्च निकालते तो बराबर में बचत आ जाता है। दोनों बात ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए अमन की आय है 4x, उसमें से उसका बचत निकाल देते 1000 रुपये। ठीक है, और बटा में सुनील की आय है 5x और उसमें से उसकी बचत 1000 उसको घटा देते हैं तो हमारे पास उनकी जो खर्च है उनका अनुपात दे रखा है 2:3। तो अनुपात को हम बटा में भी लिख सकते हैं। देखो अनुपात है, ये अनुपात का मतलब होता है बटा करना और अनुपात का मतलब होता है भाग करना, तीनों ही बात एक ही होती है। अनुपात टॉपिक में मैंने आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझा दी थी। अनुपात टॉपिक के 4-5 वीडियो है, 4-5 पार्ट बनाए थे, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम इनको करते हैं। ठीक है, तो वहां आप समझोगे, पहले क्लास देखोगे तब आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो आई थी 4x, उसमें से बचा रहा है 1000 रुपये तो खर्च हो रहा है 2। ठीक है, आई थी सुनील की 5x, उसमें से बचत कर रहा है 1000 की तो खर्च हो रहे हैं उसके 3। ठीक है, आय में से बचत घटा दी तो खर्च हो गए 2, आय में से बचत घटा दी खर्च हो गए 3। तो इनका अनुपात दे रखा था तो हमने 2/3 लिख दिया अनुपात। ठीक है, अब कैसे हल करेंगे तो वज्र गुणा विधि से हम इसको हल करेंगे। तो वज्र गुणा का मतलब होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, 3 से इन सबको हल करेंगे, गुणा करेंगे तो 3 को 4x से गुणा किया तो 3 चौक 12x, -3 को 1000 से गुणा किया तो 3000 बराबर। अब इधर गुणा करेंगे, 2 को 5x से गुणा किया तो 2 पंजे 10x, माइनस का निशान, 2 को 1000 से गुणा किया तो 2000। ठीक है, ये x वाली है और ये भी x वाली है, एक तरफ ले लेते हैं तो ये 12x है, ये प्लस के 10x इधर आएंगे तो माइनस के 10x बराबर माइनस के 2000 बच रहे इधर और ये माइनस के 3000 इधर आएंगे तो प्लस के 3000 हो जाएंगे।
ठीक है। तो 12x में से 10x गए तो कितने बच गए, 2x, और बराबर एक प्लस की एक माइनस की। जब एक संख्या प्लस की आ जाए और एक माइनस की, यानी एक धनात्मक आ जाए और एक ऋणात्मक आ जाए, तो संख्या आपस में घट जाती है। तो 3000 में से 2000 गए तो 1000 तो बचेंगे, लेकिन वो चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या का। जो बड़ी संख्या धनात्मक है तो ये भी धनात्मक आएगा। अगर बड़ी संख्या ऋणात्मक होती है तो यहाँ पर -1000 आ जाती है। ठीक है। अब x का मान हमें निकालना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ गुणा में तो इधर भाग में आ जाएगा, यानी 1000 बटा में 2। तो 2 से कितनी बार हो जाएगा, 500 बार। ठीक है। तो 2 से कितनी बार कट गया, 500 बार। तो x का मान कितना आ गया हमारे, 500 आ गया। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमें आई पूछा गया है, तो हमने देखिए अब इधर यहाँ पे आ जाइए। अमन की आई कितनी मानी थी, 4x, और सुनील की 5x। ठीक है। तो अमन की आई 4x मानी, तो 4 गुणा में x का मान कितना आ गया, 500। तो 4 को 500 से गुणा किया तो 2000 रुपये। और सुनील की आई कितनी आ जाएगी, सुनील की 5x मानी थी, तो 5 गुणा में 500 बराबर 2500। ठीक है। दोनों की आई हमारे पास आ चुकी है। अब आपको किसकी पूछी है उसकी आपको बताना है। तो हमें पूछी अमन की मासिक आय, तो अमन की मासिक आय कितनी आ गई हमारे, 2000 रुपये। कितनी आ गई, 2000 रुपये। तो बी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो अमन की मासिक आय क्या हो जाएगी हमारे, 2000 रुपये हो जाएगी। तो बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा कि एक राशि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में दुगनी हो जाती है। साधारण ब्याज की उसी दर से उसके 5 गुनी होने में कितना समय लगेगा। ठीक है। तो पहला तरीका तो हम ऐसे कर सकते हैं कि पहले हम दर निकाल लें, क्योंकि हमें जब भी कोई धन दुगुना तिगुना 4 गुना देता है तो उसका एक शॉर्ट तरीका आपको मैंने बताया था। तो यहाँ से हम समय दे रखा है हमें 8 वर्ष, और धन क्या हो रहा है, राशि साधारण ब्याज दर से दुगनी हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ हम दर निकालेंगे, तो दर बराबर n-1 बटा में समय गुणा में 100। ठीक है। और समय निकालना है तो दर नीचे आ जाती है। ठीक है। इस तरीके से होता है। अब n का मतलब क्या है, यहाँ पर कितनी गुनी हो रही है, 2 गुनी हो रही है। तो n की जगह क्या लिख देंगे, 2। 4 गुनी हुई तो 4, 5 गुनी हुई तो 5 लिख देंगे। तो 2-1 बटा में समय है हमारा 8 वर्ष। समय कितना है, 8 वर्ष। तो 2 में से 1 बटा में 8 लिख देंगे, और गुणा में 100। तो 2 में से 1 गया तो 1 बटा में 8, और गुणा में क्या हो जाएगा, 100। तो 4 से कट गया 2 बार, और 4 से कट गया 25 बार। तो 25 बटा में 2% के आ गए हमारे, दर आ गए। ठीक है। अब क्या बोला गया है कि उसी दर से उसके 5 गुनी होने में कितना, हमारी 25 बटा में 2% आई थी, तो उसी दर से बोल रहा है कि उसी दर से उसके 5 गुनी होने में कितना समय लगेगा। अब हमें क्या निकालना है, समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, n-1 बटा में दर गुणा में 100। तो n का मतलब क्या है, 5 गुनी। तो 5-1 बटा में दर कितनी है, 25 बटा में 2, और गुणा में 100। तो 5 में से 1 गया तो 4, और ये 25 बटा 2 ऊपर आएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बटा में 25, और गुणा में 100। तो 25 एकम 25, 25 चौक 100। तो 4 को 2 से गुणा किया, 4 दूनी 8, और 8 चौक 32। तो क्या आ जाएगा, 32 वर्ष आ जाएगा। ठीक है। एक तरीका तो इस तरीके से कर सकते हैं हम 2 बार करके। ठीक है। दूसरा तरीका देखिए इसका, पहला तरीका तो ये हो गया कि पहले दर निकाली फिर दोबारा समय निकाला। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा कि एक साथ ही हम निकाल लेंगे। हमें समय निकालना है तो दोबारा समय निकाला, पहले का समय दे रखा है, तो जब समय हम निकालेंगे तो हम एक सूत्र लगा देंगे। ऐसा ही सूत्र है, बस क्या करना है, n2-1 और n1-1 और गुणा में t1 का मतलब समय, पहले वाला समय दे रखा है ना, वो कर देना है। तो n2 यानी दोबारा में कितनी गुनी हो रही थी, वो 5 गुनी। तो n2 का मतलब 5-1, पहले में कितनी गुनी हो रही थी, 2 गुनी, यानी 2-1, और गुणा में t1, पहले का समय कितना दे रखा था हमारे, टाइम 8 वर्ष। ठीक है। तो 5 में से 1 गया तो 4, और 2 में से 1 गया तो 1, और गुणा में 8। तो नीचे 1 रह गया, ऊपर है 4 गुणा में 8। तो 4 दूनी 32, 4 आटा 32। तो 4 आटा 32 यानी 32 वर्ष। 4 आटा 32 वर्ष। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट भी इस तरीके से निकाल सकते हैं, या पहले दर निकालो फिर दोबारा समय निकालो, या डायरेक्ट एक ही बार में हम समय निकाल सकते हैं। n2-1 बटा में n1-1 गुणा में t1 लगाकर हम डायरेक्ट बता सकते हैं। ठीक है। तो 32 वर्ष यानी ए ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किसी संख्या के 60% का 3/5
यदि 36 हो तो वह संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर संख्या हमसे पूछी है, तो एक तरीका है कि हम x मानकर हम संख्या निकाल लेंगे। तो हम मानेंगे कि माना की संख्या 1 से, माना की संख्या बराबर 1 से, ठीक है। अब उस संख्या के क्या दे रखा है 60%, तो उस संख्या का 60%, फिर क्या दे रखा है का, फिर 3/5 बराबर क्या है 36 है, तो ये बराबर में 36। तो ये समीकरण हमारा बन गया। अब इसको हल करना है कि किसी संख्या के 60% का 3/5 36 है, तो हमने बराबर में 36 लिख दिया। बस इसको हल करना है, जैसा जैसा बोला था वैसा वैसा हमने लिख दिया। तो x का मतलब गुणा 60% के नीचे 100 का मतलब गुणा 3/5 बराबर 36। यहाँ काटना चाहते हो तो यहाँ काट लो, नहीं तो इधर लाके काट लेना। यहाँ काटना चाहते हो तो यहाँ भी काट सकते हैं। 1 0 से हमारा 1 0 कट गया, और हमारे नहीं कट रहे तो x गुणा में 6 को 3 से गुणा किया 36 18, 10 को 5 से गुणा किया 10 पंजे 50, ठीक है। 2 से कट रहा था यहाँ पे, ठीक है, तो 2 इधर लाके काट लेंगे बाद में, ठीक है। तो 36, चलिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा 36, और 18/50 इधर आएगी तो क्या हो जाएगा 50/18, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, तो 50 दूनी 100, तो हमारी वो संख्या क्या आ जाएगी 100 आ जाएगी। एक तरीका तो ये हो गया x मानकर करने का। वहां बोला था कि किसी संख्या के 60% का 3/5 यदि 36 है, तो हमने यहाँ संख्या रख ली x का 60% का 3/5 36 है बराबर में 36, तो हमारा आंसर आ गया 100। दूसरा तरीका हम रामबाण विधि से कर सकते हैं। कुल संख्या हम निकालनी है, तो संख्या दे रखी है कि यदि 36 हो तो ये 36 तो हम लिखेंगे और गुणा में इनका उल्टा कर देना है। तो 60% का उल्टा क्या हो जाएगा 60/100, और 3/5 का उल्टा क्या हो जाएगा 5/3, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट गया, 6 छक्के 36, 3 से 2 बार 2 ढाई 20, 20 पंजे 100, तो ये आ गया हमारे 100। एक्स मानने की भी आपको जरूरत नहीं है, बिल्कुल डायरेक्ट भी आप इस तरीके से आराम से कर सकते हो और अपना समय बचा सकते हो, ठीक है। तो दोनों ही तरीके आपको मैंने बता दिए, तो ए हमारा क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है हमारा, किसी परीक्षा में 35% विद्यार्थी फेल हुए, यदि पास हुए विद्यार्थियों की संख्या 780 है तो कुल परीक्षार्थी थे, यानी परीक्षा में बैठने वाले कितने परीक्षार्थी या कह सकते हैं विद्यार्थी थे, हमें निकालना है। तो यहाँ पर देखिए फेल हुए उन विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है। फेल विद्यार्थी का प्रतिशत हमें दिया हुआ है 35% है, ठीक है। और पास हुए विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है, पास विद्यार्थी जो परीक्षा में पास हो गए, पास विद्यार्थी बराबर कितने हैं 780 है, ठीक है। फेल विद्यार्थियों का प्रतिशत दे दिया, पास होने वालों की संख्या दे दी, दोनों अलग अलग होगी। यहाँ तो प्रतिशत तो फेल का दे रखा है और संख्या पास वालों की दे रखी है। तो हमें पता है कि कुल 100% होता है, ठीक है। प्रतिशत कितना होता है पूरा 100% होता है, ठीक है। तो उस परीक्षा में अगर 100% विद्यार्थियों में से 35% विद्यार्थी अगर फेल हो गए हैं, तो इसका मतलब पास विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना हो गया, पास विद्यार्थी बराबर कितने हुए, तो 100 माइनस 35 बराबर 65%, यानी 65% विद्यार्थी क्या हो गए पास हो गए, और पास की संख्या भी यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या मान लेंगे कुल परीक्षार्थी पूछा गया है हमें, तो रामबाण विधि से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे 780 और इसका 65% का उल्टा कर देंगे, तो 100/65, ठीक है। तो 5 से 5 एकम 5, 1 बच गया, 5 3 15, 5 से कट गया 20 बार, और 13 से कट गया हमारे 13 के अठंतर यानी 60 बार। तो 60 को 20 से गुणा किया तो 6 दूनी 12 और 2 जीरो यहाँ पर लग जाएंगे, ठीक है। तो कितना आ गया 1200, कितना आ गया 1200, यानी कुल विद्यार्थी कितने हो गए 1200। ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ मान लो कि माना कि कुल विद्यार्थी कितने थे, माना कि परीक्षार्थी कितने थे, माना कि परीक्षार्थी बराबर x थे, और x का कितना प्रतिशत पास हुए, जो पास हुए उन्हीं की संख्या में लिखनी है। ऐसे नहीं कि यहाँ फेल का प्रतिशत निकल लिया और संख्या पास की लिख दी तो गलत हो जाएगा। तो x में से कितने प्रतिशत पास हो गए 65%, बराबर में उनकी संख्या कितनी है 780।
तो बराबर में किसको रखते हैं, जिसका प्रतिशत हमें दिया हुआ है। ऐसे नहीं कि प्रतिशत तो फेल का लिख दी यहाँ पर और संख्या पास वालों की लिख दी, तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो x का मतलब गुना होता है 65% के नीचे 100 बराबर 780। तो x यहाँ रह जाएगा 780 गुणा में 65/100, इधर आएंगे तो 100 बटा में 65। तो 5 से 5 एकम 5, 1 बच गया, 5 3 15, 5 से 20 बार और 13 से 13 की 78 60 बार, 60 को 20 से गुना किया तो 1200। यानी कुल परीक्षार्थी यानी परीक्षा देने वाले बच्चे कितने थे, 1200 थे। तो डी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है हमारा, किसी वर्गाकार बोर्ड की परिमिति 40 मीटर है तो 2.50 रुपए प्रति मीटर की दर से बोर्ड रंगने में कितना खर्च होगा। ठीक है, यानी बोर्ड की परिमिति हमें दी, परिमिति का मतलब होता है परिमाप यानी पेरीमीटर। ठीक है, और बोर्ड किस आकार का है, वर्गाकार का है। ठीक है, उसकी परिमिति हमें दे रखी है 40 मीटर और कहा गया है बोर्ड को रंगना है। तो जब बोर्ड को रंगा जाएगा तो अंदर से रंगेंगे और जब रंगने की बात आती है इसका मतलब में क्षेत्रफल वहां पर बोर्ड का निकालना पड़ेगा। और क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा में भुजा या भुजा स्क्वायर। तो भुजा तो हमारे पास नहीं है, हमें तो क्या दे रखी है, परिमिति दे रखी है। यानी वर्गाकार बोर्ड की परिमिति, वर्गाकार बोर्ड की परिमिति यानी परिमिति का मतलब होता है परिमाप, और परिमाप कितना दिया हुआ है हमें, 40 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां से हमें भुजा मिल जाएगी। ठीक है, वर्ग के परिमाप से क्या मिल जाएगी, हमें भुजा, और भुजा का सूत्र क्या होता है, देखो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, इसलिए परिमाप में 4 का भाग लगा देंगे तो एक भुजा हमारे पास आ जाएगी। तो सूत्र बन जाता है हमारा परिमाप बटा में 4। परिमाप कितना, 40 बटा में 4, तो 4 से 10 बार, तो 10 मीटर क्या आ गई हमारी, इसकी भुजा आ गई। ठीक है, अब हमें रंगना है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले बोर्ड का क्षेत्रफल, बोर्ड का क्षेत्रफल। तो बोर्ड वर्गाकार है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी थी, 10 थी, तो 10 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, 100 वर्ग मीटर। यानी 100 वर्ग मीटर में हमें रंगवाना है। ठीक है, यहाँ स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि हम जो रंगेंगे उसको वर्ग मीटर आएगा ना हमारे। ठीक है, तो क्षेत्रफल में हम क्या लगाते हैं, इकाई मीटर स्क्वायर या फिर वर्ग मीटर लगाते हैं। तो 2.50 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से बोर्ड रंगने का खर्चा कितना होगा। ठीक है, तो प्रति मीटर स्क्वायर के या वर्ग मीटर के, तो एक वर्ग मीटर में कितने खर्च आ रहा है, 2.50 का। तो हमारे कितना क्षेत्रफल आया बोर्ड का, 100 वर्ग मीटर आ गया। तो 100 में कितना खर्च होगा, तो 100 गुणा में 2.50, तो गुणा करेंगे तो 250 को 100 से गुणा किया तो 250 और 2 जीरो लगा दिए। अब दशमलव लगाना है, 2 संख्या के बाद छोड़कर 2 अंकों के बाद है, तो हम भी 2 अंक की तरफ छोड़ेंगे इकाई की तरफ से, तो 250.00 आ गया, यानी 250 रुपये। क्या आ गया, 250 रुपये। यानी बोर्ड रंगवाने का खर्चा कितना हो जाएगा, 250 रुपये हो जाएगा। तो ए हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा 250 रुपये। तो अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है 1/3 कोमा 1/9 कोमा 1/27 का लघुत्तम समापवर्त्य यानी लसप या यूं कहे एलसीएम होगा। तो जब भिन्नों का लघुत्तम समापवर्त्य निकाला जाता है तो उसका सूत्र होता है, देखिए भिन्नों का लसप निकालने का फॉर्मूला होता है अंशों का लसप बटा में हरों का मसप यानी महत्तम समापवर्त्य। ठीक है, अगर यहाँ पर मस निकालना होता, भिन्नों का मस निकालना होता तो अंशों का मस और हरों का लस होता। बस यही आपको ध्यान रखना है। तो क्लास में मैंने अच्छे से आपको बता दिया था। तो भिन्नों का लस निकालना है यानी अंशों का लस निकालना है, हरों का मस निकालना है। तो अंश तो कितने हमारे, 1 1 1, तो इनका लस क्या आएगा हमारे, 1 ही आएगा। तो यहाँ आ जाएगा 1 और बटा में हरों का क्या निकालना है, मसप है। तो हरे हमारे 3 9 27, तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। 3 9 और 27 का मस निकालेंगे तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 से 3 नाम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो यहाँ जोड़े बनाते हैं तो 3 3 3, तीनों में एक ही बार आ रहा है तो एक ही जोड़ा बनाओ, उस जोड़े में से 3 ले लेंगे तो मस कितना आ गया, 3 आ गया।
ठीक है। तो यहाँ हरों का मसा आ गया 3, तो हमारा क्या आ गया इसका आंसर, भिन्नों का ये जो लसा था कितना आ गया 1/3, क्या आ गया 1/3। तो सी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा 1/3। ठीक है। तो इस तरीके से आपको भिन्नों का लघुत्तम समापवर्ती निकल कर आ जाएगा। ठीक है। तो बच्चों साथियों, आज हमने फिर से गणित के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हल किया है जो एग्जाम में हमारे आने वाले हैं। तो आई होप आपको सवाल समझ में आए होंगे और अच्छे भी लगे होंगे। तो वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।